हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम 2024 में आएगा। इसमें हमने क्या किया है, जो साइंस का पेपर है यूपी बोर्ड है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उस पेपर को हमने एनालिसिस किया। उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे, कंफर्म है कि आएंगे, तो वो हम पढ़ेंगे जिससे कि हम अच्छे नंबर ला सकें। तो आज का टॉपिक क्या है कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में आया है क्योंकि एग्जाम में वही सवाल आते हैं जो बार बार रिपीट किए होते हैं। तो इसमें हम जान लेते हैं वृक्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके 1 या 2 नंबर में ये भी आ जाएंगे। इसमें मैक्सिमम पूछता क्या है, इसके कार्य को पूछता है कि किडनी का कार्य क्या है, हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे कि नेफ्रॉन किसे कहते हैं, उसके बारे में डिटेल समझेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का काम क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने वाले अंग को ही उत्सर्जन अंग कहते हैं। तो इसमें वृक्क बोले तो किडनी जो है ये मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। किडनी की संख्या कितनी होती है, वृक्क की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, मतलब कि राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। आपने सुना होगा कि या पिक्चर में देखा होगा कि इतनी किडनी डोनेट की जाती है, मतलब इनको किडनी दिया जाता है या उनका किडनी निकाल के बेच दिया जाता है, तो उसमें एक किडनी से भी इंसान जिंदा रह सकता है। इनका आकार आकार कैसा होता है, इनका आकार होता है सेम की बीज के आकार का। प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है, 160 ग्राम होता है। लगभग हम लिख देते हैं अप्रोक्स कितना होता है, 160 ग्राम। इसका रंग कैसा होता है, बैगनी। बैगनी बोले तो पर्पल कलर का होता है। वृक्क का कार्य क्या होता है ये जान लेते हैं कि वृक्क बोले तो किडनी का कार्य क्या है, स्यंदन करता है। ये रुधिर का परानिस्यंदन करता है। इसका मतलब क्या है, रुधिर को छानना। रुधिर को छानना का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। दूसरा है जल का पुनरावशोषण। इसका मतलब क्या है कि जल का दूसरी बार अवशोषण। पहली बार कहाँ होता है अवशोषण इसका, जल का। हम खाना खाते हैं तो खाना जो हमारा छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है तो उसका पहला अवशोषण वही हो जाता है, छोटी आंत और बड़ी आंत में जल का। और दूसरी बार कहाँ होता है, ये किडनी के द्वारा दूसरी बार जल का अवशोषण होता है। ये किडनी का फिगर है, देख रहे हैं, ये हमारी राइट किडनी है, ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है। लेफ्ट किडनी जो होती है ना, ये राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर होती है। देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर हमने बना है, इतना थोड़ा सा ऊपर। इसमें नेफ्रॉन पाया जाता है। ये इस किडनी में, ये अंदर जो है ये नेफ्रॉन है। इसमें लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो एक किडनी हमारे लगभग 10 लाख नेफ्रॉन से बनी है, दूसरी किडनी भी लगभग 10 लाख नेफ्रॉन से बनी है। ये दोनों लगभग कह सकते हैं। तो ये नेफ्रॉन जो है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नेफ्रॉन। वृक्क जो हमारी किडनी है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। इसी नेफ्रॉन के बारे में मैक्सिमम पूछा है आपके एग्जाम में, नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन के बारे में बताइए। किडनी का काम क्या है, ये छानना है और जल का पुनरावशोषण करना है। तो ये जो किडनी छान के जाती है, तो ये जो है हमारा, ये रुधिर को छान के रुधिर को अपने जगह भेज दिया। फिर उसके बाद ये जो यहाँ से निकलता है, ये इसमें क्या होता है, ये मूत्र होता है। ये क्या है, मूत्र वाहिनी है। तो इसे हम क्या, यूरेटर, इसे बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर मतलब क्या है, मूत्र वाहिनी। वाहिनी का मतलब क्या है, एक नली जिसमें क्या है, मूत्र बहता है। ये आता है कहाँ है, यहाँ आता है इसमें। ये एक थैलीनुमा संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं, मूत्राशय। मतलब आएगा तो ये इसमें इकट्ठा होता है, एक यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। ये जो यहाँ से ये नली है, ये क्या है, यूरेथ्रा, मतलब कि मूत्रमार्ग, जहाँ से हम मूत्र त्याग करते हैं। स्ट्रेस न्यूरॉन, ये जो इसे हम बोलते हैं, इसका काम क्या होता है कि जब ये थैला भर जाता है तो ये यहाँ पे, तो ये संकेत भेजता है कि आपका थैला भर गया है। तो हम कहते हैं ना कि हमें प्रेशर है, प्रेशर आया हुआ है, तो हमें क्या करना है, अब हमें मूत्र त्याग कर लेना चाहिए। तो ये इसी का काम है। समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है, ये नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। ये पढ़ते हैं हम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन समझ में आ गया कि नेफ्रॉन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वृक्काणु भी बोलते हैं। देखिए, वृक्काणु मतलब वृक्क का अणु। मनुष्य वृक्क लगभग 20 लाख सूक्ष्म संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। तथा नेफ्रॉन को वृक्क बोले तो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो इकाई का मतलब क्या है, इसकी संरचना भी इसी से है, इसका कार्य भी इसी से है। इसलिए हम कहते हैं कि वृक्क को इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। किसको, नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन हम समझ लेते हैं। नेफ्रॉन के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। पहला है वृक्क कणिकाएं, दूसरा है नलिकाएं। नलिकाएं हैं, तो ये वृक्क कणिकाएं हैं, इसके भी 2 भाग हैं। पहला है ग्लोमेरुलस, दूसरा है ओमेन्स कैप्सूल, मतलब ओमेन संपूर्ण है ग्लोमेरुलस। इसका ये कैसा होता है, ये रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ओमेन्स कैप्सूल जो है ये प्यालीनुमा संरचना होती है। ग्लोमेरुलस एवं वोमेन संपुट एक साथ मिलकर मैल्पिगियन बॉडी बनाते हैं। अब आते हैं नलिकाएं के बारे में।
नलिकाएं जो होती हैं ये इसके 3 भाग हैं। पहला है समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी, ये देख रहे हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा है हेनले का लूप ऑफ हेनले, इसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में LOH। तीसरा है दूरस्थ कुंडलित नलिका मतलब डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं DCT। देखिए सबका पहला लेटर लिया गया, यहाँ से D, यहाँ से C, यहाँ से T, यहाँ पे दिए, यहाँ पे L, यहाँ से O, यहाँ से L, यहाँ से P, यहाँ से C, यहाँ से T। देखिए PCT ये शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, लिख के समझेंगे इसका मतलब क्या है। जहाँ PCT लिखे इसका मतलब क्या है समीपस्थ कुंडलित नलिका है। ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है ये इसका जो है ये जो संग्रह नलिका में खुलती है, ये लास्ट में कहाँ है, ये संग्रह नलिका में खुलती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ग्लोमेरुलस और ओमेन्स कैप्सूल जो है इसका काम क्या है, ये ब्लड को छानता है। दूसरा ये नलिकाएं जो है इसमें जो ये तीनों है इनका क्या काम क्या है, ये जल का पुनरावशोषण करते हैं। ब्रिक का 2 काम था, एक ब्लड को छानना, दूसरा क्या था जल का पुनरावशोषण, यही दोनों करते हैं। अब हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये हमारी एक नेफ्रॉन का फिगर है। एक नेफ्रॉन से हम समझेंगे इसी तरह से क्या इसमें 10 लाख नेफ्रॉन है, एक किडनी में, दूसरी किडनी में 10 लाख है, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक से ही ऐसी प्रक्रिया होती होगी हमारी किडनी में। तो हम देखते हैं, देखिए ये क्या है हमारे, ये रुधिर का गुच्छा है। तो देखिए रक्त कोशिकाओं का गुच्छा यहाँ पे लिखा है ना, रक्त कोशिकाओं का गुच्छा। इसमें क्या अशुद्ध रक्त, ये पूरी तरीके से अशुद्ध नहीं होते हैं। इधर क्या है ये निकल रहा है, ये शुद्ध रक्त। यहाँ जो इसमें से विषैले पदार्थ है वो निकल के क्या हो जा रहा है, ये शुद्ध हो जा रहा है। ये बस इसीलिए हमने लिख दिया, यहाँ से आप समझ सकें। ये रक्त कोशिकाओं का गुच्छा आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसी को कहते हैं हम ग्लोमेरुलस। इसी का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस, इस रक्त के गुच्छा को। अब ये नीचे देखिए, ये देख रहे हैं ये प्याली नुमा संरचना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं ना, ये प्याली जैसा दिख रहा है। ये जो प्याली जैसा दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, ओमेन्स कैप्सूल, मतलब कि ओमेन्स संपुटी। देखिए यहाँ पे लिखा है प्याली नुमा संरचना, इसी को हम बोलते हैं। अब ये नली यहाँ से जा रही है, अब यहाँ पे है PCT, देख रहे हैं PCT, इसका मतलब क्या है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये है यहाँ पे आपका LOH, मतलब कि हेलने का लूप है ये। अरे यहाँ पे है DCT का मतलब क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये है। अब आते हैं इसका काम क्या है। देखिए यहाँ से हमने माना कि यहाँ से इसमें रुधिर जा रहा है, रक्त के गुच्छे में से गुजर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये। इसमें से जो अनावश्यक पदार्थ मतलब विषैले पदार्थ जो है हमारे रक्त में, जैसे कि अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल और जल, तो इसमें से ये छन रहे हैं, ये इसमें से छन के अगर गिर रहे हैं, ये इसमें से सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल गिरे, इसमें से कुछ मात्रा जल की भी गिरती है। तो ये अगर ज्यादा जल गिर जाएगा तो हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी। तो इसलिए इसी जल को रोकने के लिए कि हमारे शरीर में जल की कमी ना हो, इनका काम है PCT का, LOH का और DCT का। इनका काम है क्या है, जल को अवशोषित करना। जल को पुनरावशोषित इसलिए लिखा गया है क्योंकि इससे पहले एक बार जल का अवशोषण हो चुका है। कहाँ हुआ है, छोटी आंत और बड़ी आंत में। ये यहाँ पे दोबारा हो रहा है इस किडनी में, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है जल का पुनरावशोषण। इसलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जल है ये भी बाहर निकल रहा है, यूरिक अम्ल और जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया के साथ जल भी बाहर निकल रहा है। तो ये निकल रहा है यहाँ से, मान लीजिए गिर रहा है ये, तो यहाँ पे जो ये PCT का इसका काम क्या है, ये 70% जल यहाँ पे ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब यहाँ से ये 70% जल को अवशोषण कर लेगा। तो ये आगे जाएगा, तो यहाँ से LOH है, मतलब कि हेलने का लूप है, ये 5% जल और कर लेगा, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा जल। फिर उसके बाद आगे जाएगा ये, तो ये DCT, ये जो बचा जल है ये, और ये 17% जल, ये 17% जल DCT ये है, ये अवशोषण कर लेगा। तो ये तीनों मिला के कितना परसेंट अवशोषण कर रहे हैं, कितना आएगा, 92% आएगा। तो 92% जल ये क्या है, रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जल का पुनरावशोषण कितना होता है, यहाँ से 92% हो रहा है। और 8% जो जल है वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल रहा है। 8% जल मूत्र के द्वारा बाहर निकल रहा है, उसी मूत्र में हमारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे हानिकारक पदार्थ बाहर निकलते हैं। यहाँ से एक चीज और जानने वाली चीज है यहाँ पे कि ये जो DCT है इसका संकेत जो है ये ADH हार्मोन, ये ADH हार्मोन जो हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के पिछले भाग से, ये जो है ADH हार्मोन है, इसको प्रेरित करता है DCT को कि ये 17% जल को एब्जॉर्ब करें, 17% जल का अवशोषण करें। लेकिन जो लोग शराब पीते हैं, मतलब शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए जो है ये हार्मोन काम नहीं करता है, मतलब ये निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण जो शराब पीने वाले लोग हैं उनमें 17% और जल अधिक निकलता है। तो मतलब 8% में आप 17% जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। इसमें हो जाएगा ये 25% जल इसमें और अधिक निकल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।